नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार की प्रवृत्ति से आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉलिटी का भाग हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 नंबर के मुख्य क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही शानदार पूछा है। भारतीय संविधान की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अपने संविधान पर प्रभाव है। मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिए। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था। हमें सभी को पता है कि हमारे भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली थी। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने का विषय है, यह भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। ये चारों में से कोई भी 3 फैक्ट भी हमने लिख दिया तो हमारा आंसर मान्य होगा और हमें पूरे नंबर मिलते। क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझते हुए अब दूसरे क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उद्देश्य में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भारत को एक लंबे समय तक सांप्रदायिक घृणा के वातावरण का सामना करना पड़ा था, तो उसी एकजुटता को सांप्रदायिक एवं समाज विरोधी भावना का उन्मूलन करने के लिए हमने बंधुत्व शब्द को अपने संविधान में उद्देशिका में जोड़ा था, जिसका मतलब है एकता के अनुरूप सभी नागरिक एक समान रहें और एक बंधुत्व की भावना में सांप्रदायिक वातावरण को सामना करना पड़ा है और सांप्रदायिक समाजवादी भावना का उन्मूलन करते रहें। तो क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, भारतीय संविधान को अर्ध संविधान की संज्ञा किसने दी है। अगर हम एक वर्ड में ही बोलें तो भीमराव अंबेडकर जी ने अर्ध संघीय संविधान की संज्ञा दी थी। तो इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे पूछा था कि अर्ध संघीय संविधान क्या है, तो उसके बारे में हमें जानकारी देना था। चौथे प्रश्न की बात करें तो कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन की अगर प्रवृत्ति जो भी समझ गया होगा, पूरे 3 नंबर उसके पक्के होंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि भारत का महान न्यायवादी होगा, और अनुच्छेद 88 में लिखा गया है कि उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसके वोट को मान्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भारत का महान न्यायवादी आंसर हो जाता। अब सीधी सी बात, क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करें तो संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। तो संथानम समिति का गठन 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम समिति की संथानम की अध्यक्षता में यह समिति गठन की थी, जिसका मुख्य रूप से क्या था कि भ्रष्टाचार निरोधक के विभिन्न पक्षों की तहकीकात करने के लिए यह समिति का गठन लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में के संथानम की अध्यक्षता में की गई थी। अब बात करें 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। आर्टिकल 11 की अगर बात करें तो उसमें नागरिकता अर्जन व समाप्ति के लिए संसद को एक अधिकार प्राप्त है कि वह इस विषय में अधिनियम बना सकती है। तो उनका प्रयोग करते हुए उन्होंने 5 चीज जोड़े थे। जन्म से हम किसी को नागरिकता दे सकते हैं, वंश के आधार पर उसका वंश रहे, पंजीकरण जो 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत में रह चुका हो उसके विषय में हम यहाँ भारत की नागरिकता दे सकते हैं, देशीकरण तथा क्षेत्र विस्तार बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम किसी अन्य राष्ट्र के भूभाग को अपने भारत में मिला लें तो पूरे क्षेत्र सहित उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, जागो ग्राहक जागो। हमने टीवी में बहुत ही बार यह ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का। तो ये किसी उत्पाद को खरीदने के उपरांत अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट होते हैं, तो हम अपना मूल्य हर्जाने के रूप में वसूलना चाहते हैं, तो हम उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो उपभोक्ता फोरम के लिए हमने यह जागो ग्राहक जागो का नारा लिया था। अब हम बात करें दबाव समूह का उद्देश्य
की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है? तो पहले तो दबाव समूह पता होना चाहिए था। दबाव समूह है जब कोई संगठन अपनी सदस्यता की हित की पूर्ति के लिए, जब कोई संगठन होगा वह अपने सदस्य की हित की पूर्ति के लिए जो राजनीतिक सत्ता संभाल रहे हैं उनको निरंतर प्रभावित करेगा, वह हमें दबाव समूह कहलाएगा। इसमें धार्मिक संगठन भी हैं, छात्र संगठन भी आ सकते हैं, व्यावसायिक संगठन में फिक्की आदि का उदाहरण भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब हम बात करें तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी क्या है? तो भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 में ही लिखा गया है, उसकी परिभाषा 2B में लिखा गया था कि वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता व समस्त समुदाय का हित हो वही पब्लिक ड्यूटी का अर्थ माना जाएगा। तो ये सीधे सीधे 2B में इसकी परिभाषा दी गई थी। अब अगर हम बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था? यह 2002 में एक संवैधानिक निकाय है, ये बना था। 2007 में इसमें संशोधन भी किया गया था। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना था, मतलब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है, इसका मूल बात है। अब स्वयं सहायता समूह, ये ग्रामीणों में चल रही एक समूह है जो रोजगार का सृजन करती है। हम इस बारे में बोल सकते हैं कि यह स्कूल आदि में भी भोजन, जो मध्याह्न भोजन चल रहा है उनमें भी ये सहायता करती हैं। इन्हीं समूह के सदस्यों के द्वारा वहाँ भी काम किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोजे जाते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता प्राप्त हुआ था? डिजिटल हस्ताक्षर आज के विषय में हम देखे होंगे कि हम चाहे तहसील चले जाएं या किसी भी सरकारी चले जाएं, हमें कुछ प्रपत्र या कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है तो कोई अधिकारी साइन नहीं करता, उसके साइन ऑटोमेटिक ही वहाँ पे होते, उसे डिजिटल बोला जा सकता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2002 की प्रावधान के तहत धारा 17 के अंतर्गत प्रमाणन है। इसी के विषय में यह गवर्नमेंट क्या है, डिजिटल साक्षरता मान्यता प्रदान की है। अब भारत में चुनाव सुधारों के लिए किन्हीं 2 समितियों का गठन, तो अभी ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी चुनाव निर्वाचन आयोग आदि जोड़ा गया है। उसी के अनुसार उसमें तो बहुत ही अच्छे तारकुंडे समिति जो 1974-75 में गठित हुई थी, बोहरा समिति जो 1993 में गठित हुई थी, 2 ही उसका नाम लिखना था, वह हम लिख सकते थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतस्थापित या जोड़ा गया है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यह भी देखने को मिला है। तो यह संयुक्त राष्ट्र में एक मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, उसी से प्रेरित होकर हम भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाए थे। तो दोस्तों ये 3 नंबर वाले 15 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करें तो 6 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आए हैं। संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्यों को लिखना था हमें, तो राज्यपाल के कार्य बता देना था। राजनीतिक दलों की मान्यता और किन किन आधारों पर दिया जाता है? तो राजनीतिक दलें अभी जैसे 8 राष्ट्रीय दलें हैं, उनमें जिन्हें मान्यता बहुत सारी दलें हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। इसके बारे में हमें स्पष्ट बात लिखनी होती। अब ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन हैं तो इन्हें एक्सप्लेन करने में बहुत ही समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। इतना टफ पेपर भी नहीं था जितना सोचा गया था। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं? तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करना था। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया हुआ है। उनके कार्य और कर्तव्यों को जो लेखा जोखा वह संसद में प्रस्तुत करते हैं, सभी चीज़ों में ध्यान दें, उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करनी थी। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ लिखना था। तो ये प्रमुख के रूप में तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो उनकी शक्तियों के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर आंसर लिखना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हमें उनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी देनी थी। अब बात करें तो राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करनी थी। तो राज्य सूचना आयोग के बारे में लिखना था, यह जानकारी हमें प्रदान करनी थी।
अब बात करें तो राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है, तो विधान परिषद के बारे में बताना था। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, अन्य राज्यों में है, तो उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखना था। ये सभी क्वेश्चन डिटेल में है, इसलिए इसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, हम तो सिर्फ पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं, उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब बात करें लोकायुक्त की लोक सेवक के विरुद्ध किन मामलों की शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है, तो लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत करना है, तो लोकायुक्त को यह अधिकार प्राप्त है। अब बात करें स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य, स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना था। अब प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, यह स्पष्ट इसे करना था। अब ये 15 नंबर के क्वेश्चन थे। राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, यह कथन है, इसको 15 नंबर में एक्सप्लेन करना था। या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन और कार्यों का प्रकार डाली, जो कि अभी हाल ही में यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ा गया आयोग है। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के नगरीय निकाय, उनके बारे में एक्सप्लेन करना था। उपभोक्ताओं या फिर उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करनी थी। घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो स्त्री के लिए अधिनियम बना था, उसके बारे में चर्चा करनी थी। या फिर न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, पक्ष और विपक्ष के बारे में तर्क देना था। अब बात करें दूसरे पेपर में, तो संपोषित विकास क्या है, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन थे। तो संपोषित विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति के साथ भावी पीढ़ी की क्या करे, आवश्यकता की पूर्ति भी सुनिश्चित कर दे, सुनिश्चित करता रहे, उसे हम बोल सकते हैं क्या, उसे हम बोल सकते हैं संपोषित विकास। अब बात करें तो दूसरा क्वेश्चन, बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करना था। तीसरी बात करें क्वेश्चन की, तो प्रशासन के पार्श्व प्रवेश की को क्या अर्थ है, प्रशासन में पार्श्व प्रवेश का क्या अर्थ है, तो जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या प्रशासन की क्षमता, दक्षता और व्यावसायिक को बढ़ाना ही पार्श्व प्रवेश कहलाता है, उनका बारे में चर्चा करना था। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता की विदेशी निवेश का क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में जानकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इनके बारे में जानकारी देनी थी। विस्थापन और पुनः स्थापन की आवश्यक अवधारणा की विवेचना क्वेश्चन आया है। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना बताना था। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन लिखना था। महिलाएं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में हमें संक्षिप्त में आंसर देना है। और भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसीज का, मानव अधिकारों को जो बराबर कायम रख रही हैं, उन एजेंसी के बारे में उल्लेख करना था। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख करो। 12वां क्वेश्चन था, प्रजनता फर्टिलिटी से क्या अभिप्राय है। 13वें की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, जो भविष्य निधि उनकी जोड़ी जाती पेंशन के रूप में या फिर टीएडीए बोल सकते हैं, कटता है, वह भविष्य, उनके बारे में चर्चा करना था। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा योजना के बारे में बताना था। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य बताने थे। ये 15 नंबर के 15 क्वेश्चन थे 3 नंबर के। अब ये 6 नंबर के क्वेश्चन 10 लिखना था, जिसमें सामाजिक क्षेत्र से का तात्पर्य समझाइए, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन पर टिप्पणी लिखना था, उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुधार के लिए कुछ सुझाव देने थे, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए प्रतिरक्षण की भूमिका बताना था, पूरक पोषण हेतु चलाए गए कार्यक्रमों का नाम बताना तथा शिक्षा किस प्रकार का मानव संसाधन विकास का यंत्र है। 7वें की बात करें तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उसके उपाय सुझाए जा सकते हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं इंगित करना था। विकास परियोजनाओं के विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं, जानकारी देनी थी। सार्क संगठन की किन समस्याओं से गुजर रहा है, इसके बारे में चर्चा करना था तथा मध्य प्रदेश में महालेखाधिकार के कार्य का वर्णन करना था एवं विश्व बैंक की संरचना स्पष्ट करनी थी। 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चनों का आंसर करना था। अब ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन थे। स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देखरेख में कौन कौन से विभिन्न प्रकार हैं। लॉकडाउन काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का प्रकार बताया था। करंट का क्वेश्चन था। करंट स्वास्थ्य के जोड़ते हुए भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं। भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं तथा कार्यक्रम उपलब्ध है या चलाया है।
प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा, ढाल रणनीति, वर्धित रणनीति कोविड-19 संक्रामक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है। ये तथ्यात्मक सोचने वाले क्वेश्चन थे जिसे आंसर देना था। मानव संसाधन विकास क्या होता है? मानव संसाधन विकास की लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे तथा मानव विकास संसाधन विकास की विशेषताएं के बारे में चर्चा करना था। तीसरा क्वेश्चन था महत्वपूर्ण आंकड़ों से क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं? कोविड काल के महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसके बारे में जानकारी देनी थी। या फिर लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार तथा बेहतर बनाया जा सकता है कैसे? इन्हीं सभी के बारे में जानकारी देनी थी। दोस्तों, यह पूरा पेपर 300 नंबर का था। जो चीज़ हमने देखा वह आपको अगर अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।